नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और आपको पता ही है कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से रिपीट किए जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हम एक बार डिस्कस करेंगे उसके सारी ऑप्शंस को, ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब आप अपीयर करें तो आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instrument? अमजद अली खान जो है इनमें से कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो ऑप्शंस आर हियर: सरोद, वीणा, वायलिन, सितार। तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट के साथ हैं? आंसर विल बी दैट इज सरोद। सरोद के साथ जो है अमजद अली खान जो है कनेक्टेड हैं, एंड इनको पॉपुलरली सरोद सम्राट भी कहा जाता है। एंड ही इज़ द 6th जनरेशन सरोद प्लेयर इन द फैमिली। 6th जनरेशन है, इससे पहले भी इनकी फैमिलीज़ में सरोद प्ले की जाती थी। एंड ही लर्न सरोद फ्रॉम हिज फादर हाफिज़ अली खान। इनके फादर थे हाफिज़ अली खान, उनसे इन्होंने सरोद सीखा। एंड हिज फादर वॉज कोर्ट म्यूजिशियन इन ग्वालियर। इनके जो फादर थे वो ग्वालियर घराने के कोर्ट म्यूजिशियन थे अप टू 1947। एंड इनको जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि पद्म विभूषण होता है, इनको 2001 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है फॉर हिज contribution in the field of sarod. So let's discuss for next question. Question number 2. Galileo was the Italian astronomer who गैलीलियो जो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्होंने क्या किया? ऑप्शंस आर हियर: डेवलप द टेलीस्कोप, discovered 4 satellites of Jupiter, C. discovered that the movement of pendulum produces a regular time measurement, and all of above. तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप तो सबको पता है डिस्कवर किया था, देन 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर वो भी डिस्कवर किए थे इन्होंने, एंड डिस्कवर द मोमेंट ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम है वो रेगुलर इंटरवल्स पे मूव करता है, वो भी इन्होंने डिस्कस किया था। आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। गैलीलियो ने जितनी भी ये चीज़ें थी वो सारी डिस्कवर की थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओलंपिक फ्लेम सिंबलाइजेस। जो ओलंपिक फ्लेम है वो क्या सिंबलाइज करती है? Options are here: unity among various nations of the world, then speed, perfection and strength, then C. sports as a means for securing harmony among nations, and D. continuity between the ancient and modern games. तो इनमें से इसका आंसर होगा D. कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एशियंट एंड मॉडर्न गेम्स। जो ओलंपिक फ्लेम है ये सिंबलाइज करती है। एंड ओलंपिक फ्लेम जब बर्न की जाती है, एनलाइटन की जाती है, तो एक पर्टिकुलर डिसाइड किया होता है कि कौन एथलीट उसको लेके रन करेगा, तो जो मार्च करेगा उसको लेके, और उसके बाद थ्रू आउट ओलंपिक्स जब तक वो ओलंपिक गेम्स चल रही हैं तब तक वो एनलाइटेड ही रहती है, और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी पे उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है।
एंड ओलंपिक गेम्स जो होते हैं इसका मोटो है हेंडियाट्रिस सिटियस एंड एल्टियस एंड फोर्टियस। हेंडियाट्रिस सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, जिसका क्या मतलब होता है? फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। ये ओलंपिक गेम्स का मोटो होता है। एंड दिस मोटो प्रपोज्ड बाय पियरे डी कुबर्टिन। 1894 में उन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए ये मोटो दिया था, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, हेंडियाट्रिस, सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टिस। ओके, it's clear now. Then next question, question number 4. The reaction which converts sugar solution into alcohol is an example of, जब शुगर सॉल्यूशन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, फर्मेंटेशन एंड हाइड्रोलिसिस। सो आंसर विल बी दैट इज फर्मेंटेशन। उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, और इसको एक और भी बोलते हैं, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। टू मेक शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और विदाउट ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सड़ जाता है, तो दैट इज फर्मेंटेशन। और इसमें ईस्ट या बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं जो कि शुगर को बाय प्रोडक्ट बनाते हैं शुगर के, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो लुईस पाश्चर थे, लुईस पाश्चर जो थे, इन 1857, लुईस पाश्चर ने 1857 में सबसे पहले ये फर्मेंटेशन डिस्कवर की। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, जो गोबर गैस होती है उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो आंसर विल बी दैट इज मीथेन। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। मीथेन कितनी होती है? मीथेन होती है 50 to 75%, 50 to 75% मीथेन होती है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मीथेन होगी, देन कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25 to 50%, 25 to 50% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन जो है 0 to 9% होती है। हाइड्रोजन भी होती है 0 to 1%, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, दैट इज 0.1 to 0.5%, एंड लिटिल बिट ऑक्सीजन, दैट इज 0 to 0.5%। ओके, तो ये गोबर गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एंड हमांदा बायोगैस ट्रेन है एक स्वीडन में जो कि बायोगैस से रन करती है। देखो कितने यूजेस है इसके, कि हमांदा बायोगैस ट्रेन वर्ल्ड की सबसे पहली ट्रेन है जो कि बायोगैस से चलती है स्वीडन में। ओके, और रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है बायोगैस के लिए? हमें एग्रीकल्चर एंड म्यूनिसिपल वेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज, सीवेज वेस्ट एंड फूड वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है जब डिकम्पोज हो जाती हैं तो इनमें से बायोगैस निकलती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The countries that had maintained research station in Antarctica under Antarctic trade are, कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसर्च स्टेशन अपना ओपन किया अंटार्कटिका में, और एक ट्रीटी हुई एंटार्क्टिक ट्रेड। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो इनमें से? सो ऑप्शंस आर हियर: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम एंड साउथ अफ्रीका, चिली, फ्रांस एंड जापान,
न्यूजीलैंड, नॉर्वे, द फॉर्मर यूएसएसआर, द यूके एंड द यूएसए, और ऑल ऑफ अबव? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। इन सारी कंट्रीज़ ने मिल के जो है अपना रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में ओपन किया। तो इनिशियली दीज वर 12 कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की, एंड ये वॉशिंगटन में ट्रीटी साइन हुई ऑन December 1959 में ये ट्रीटी साइन हुई 12 नेशंस थे। और उसके बाद एट प्रेजेंट देर आर 56 कंट्रीज वर्किंग अंडर दिस ट्रीटी। और इस टाइम अंटार्कटिका में जो सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है वो यूएस वालों का है, यूनाइटेड स्टेट्स वालों का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो वर्क कर रहा है। और इंडिया का स्टेशन कौन सा है वहाँ पर? इंडिया का भी एक स्टेशन है अंटार्कटिका में, दैट इज़ दक्षिण गंगोत्री। ये इंडिया का सबसे पहला स्टेशन है। इंडिया जो है 1981 में सबसे पहले एक्सपीडिशन जो है अंटार्कटिका के लिए गया, और उसके बाद 83 से 84 के बीच में उन्होंने अपना स्टेशन एस्टेब्लिश कर लिया दक्षिण गंगोत्री, और वो भी ट्रीटी भी साथ में साइन हो गई, दैट इज़ ये अंटार्कटिक ट्रीटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The system of competitive examination for civil services was accepted in the year. जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम शुरू हुआ ये कब हुआ स्टार्ट? सो ऑप्शंस आर हियर: 1833, 1853, 1858 एंड 1882. सो आंसर विल बी दैट इज 1853 में जो है 1853 में चार्टर एक्ट जो है वो पास हुआ। विद द पासेज ऑफ चार्टर एक्ट ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए, और एक एटचिसन कमीशन था। एटचिसन कमीशन जो था उन्होंने रिकमेंड किया कि 19 जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए और 23 मैक्सिमम एज होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। एंड इन 1950 इट बिकम्स यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसको 1950 में बना दिया गया। उससे पहले ये सिविल सर्विसेज मतलब बोला जाता था, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर इसको यूपीएससी कर दिया गया। एंड जो सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम सिविल सर्वेंट। सबसे पहले जो भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे 1863 में वो सबसे पहले उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। Okay, then next question number 8. Which of the following place was famous for its gigantic rock cut statue of Buddha? इनमें से किस जगह पे बहुत ही फेमस रॉक कट बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू हुआ करता था? अब वो नहीं है, बट दैट प्लेस वॉज वेरी फेमस। सो ऑप्शंस आर हियर: बामिया, बोरोबुदुर, अनुराधापुरम, अंकोर वाट। सो बामिया इज़ वेरी फेमस। ये अफ़गानिस्तान में है, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में, और ये स्टैचू 53 मीटर्स ये स्टैचू था। 174 फीट हो गया ये, 174 फीट एंड वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचूज में से एक था ये। एंड इट वॉज फेमस फॉर कल्चरल एंड रिलीजियस साइट फॉर बुद्धिस्ट बहुत जाते थे वहाँ, उनकी एक कल्चरल और रिलीजियस साइट थी ये। बट इन 2001 जो है तालिबान जो है, सॉरी नॉट 2011 में जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया
destroyed by Taliban's against non-Islamic मूवमेंट, इन्होंने नॉन इस्लामिक मूवमेंट एक चलाया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड कि हमें कोई भी इस्लाम के अलावा कोई भी हमें कुछ भी नहीं यहाँ चाहिए, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. एंड इट वाज कर्व्ड बाय कुशान डायनेस्टी थी, उस टाइम इसको बनाया गया था. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following are the major factor responsible for monsoon type of climate? Monsoon type climate के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. सो ऑप्शंस A, B, C, B, C, D, A, B, C, D. सो ऑल ऑफ अबव. लोकेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट भी ज़रूरी है एंड मॉनसून के लिए, एंड अपर एयर सर्कुलेशन भी ज़रूरी है, एंड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी ज़रूरी है. देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ द रेड क्लिफ लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन. जो रेड क्लिफ लाइन है वो किस किस कंट्रीज़ के बीच में ड्रॉ की गई है? तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया एंड अफगानिस्तान. सो आंसर विल बी दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, एंड इट इज़ नेम आफ्टर आर्किटेक्ट सर सैरिल रेडक्लिफ. जो आर्किटेक्ट सैरिल रेडक्लिफ थे, उन्होंने जो है ये लाइन ड्रॉ की थी. एंड और कौन को 3 इंडियन स्टेट जो हैं एंड 2 इंडियन यूनियन टेरिटरीज जो हैं इस बाउंड्री को टच करती हैं. ये कौन कौन सी हैं? राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब जो है 3 स्टेट हैं. और यूटीज कौन सी है? JNK एंड लद्दाख. और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन. इंडिया चाइना के बीच में आ गई मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना के बीच में. एंड अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट. एंड चाइना और म्यांमार इनके बीच में आता है इंडो भूटान बॉर्डर, उसको बोला जाता है. दैट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन 2 countries. So I think all questions are clear and these are very important question. So करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए. तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.